चाय भी मिल जाएगी दाऊद भाई, बिरयानी भी मिल जाएगी, छोड़ दें जान उसकी, क्यों पीछे पड़े हुए हैं उसके? अरे भाई क्या डिस्कशन चल रही है, मुझे भी तो कुछ बताएं। खुरम भाई, दाऊद भाई उस दिन वाली बिरयानी लेके बैठे हुए हैं। किस दिन वाली? एक दिन गलती से मैंने इनको कह दिया था मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा, बस उस दिन के बाद से कब बस उस खिला दिन रहे हो, के कब बाद से खिला रहे खिलाई हो। नहीं। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आ गई कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना, अक्सर फ्रेंड्स आपस में कोई ना कोई कमिटमेंट कर लें, फर्ज करें किसी को कह देते हैं कि यार आपने पार्टी देनी है, ठीक है। तो दोस्तों में कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो पार्टी का कह के भी पार्टी देता नहीं है। अब आप कौन सी कैटेगरी में, मुझे बताएं। ये फिलहाल इनकी नज़र में वो मैं बना हुआ हूँ। ये रिलेट कर रहे हैं बात से। लेकिन आपको पता है फ्रेंडशिप का मज़ा भी यही है, इसकी ब्यूटी भी यही है कि हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो चलते हैं व्यूवर्स की तरफ। व्यूवर्स, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है नफ़ा नुकसान, और इसमें हम डिस्कशन करते हैं इन बातों पर कि जब हमें दुनिया की तरफ से प्रेशर्स का सामना होता है तो किस तरह से हम अपने फेथ पर कायम रहते हैं। और आज शॉर्ट फिल्म जिस पर हम बात करने वाले हैं उसका मौजू है जुस्तजू। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने इस शॉर्ट फिल्म जुस्तजू में बड़ी जुस्तजू के साथ काम किया है। तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ शमाउन और मलिक साहब, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अ, तो शमाउन मुझे बताएं कि इस शमाउन के पीछे असल शख्स कौन है? थैंक यू खुरम भाई, मेरा नाम नसीब है और मैंने इस शॉर्ट फिल्म में जो शमौन का किरदार है वो अदा किया है। और शमौन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि काफ़ी मेहनती है और ईमानदार जो है अपना ऑफिसर है, और वो अच्छे तरीके से जो है अपने काम को करने में बिलीव करता है। दैट्स ग्रेट। आपकी पर्सनालिटी से भी ऐसा कुछ लग रहा है कि आप काफ़ी ईमानदार शख्स हैं। थैंक यू सो और मच। वैसे भी मसीह में जब हम होते हैं तो हम ईमानदार होते हैं। आप अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम दाऊद है और इस शॉर्ट फिल्म के अंदर मैंने मलिक साहब का करेक्टर प्ले किया है। मलिक साहब जो हैं वो एक नेगेटिव करेक्टर हैं इस मूवी के, जिसमें जो है वो जो हमारे ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर हैं शमाउन साहब, उनको जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं एक ऐसा स्टेप लेने के लिए जो उनके फेथ के खिलाफ है। तो असल लाइफ में भी आप ऐसे हैं या मलिक साहब के मामले में आपको कुछ चेंजेस करने पड़े? अच्छा दाऊद भाई, आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम दाऊद है और मैंने इस शॉर्ट फिल्म के अंदर मलिक साहब का करेक्टर प्ले किया है, जो कि इंतहाई नेगेटिव करेक्टर है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है या आपको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी उस कैरेक्टर को निभाने के लिए? नहीं, मैं हूँ तो नहीं ऐसा, लेकिन ये है कि अडॉप्ट करने में एज़ सच कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलती हैं, तो फिर एज़ सच कुछ बिल्कुल। अच्छा, मुश्किल नहीं लगा। मैं ये सोच रहा था कि एक्टिंग चूँकि एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है और एक बहुत ही मुश्किल आर्ट भी है। तो इस तरफ कैसे रुख हुआ आपका आने का? एक्टिंग का शौक तो नहीं था मुझे। नहीं। हाँ, मतलब एज़ सच मैंने कोई शौक ऐसा वो नहीं है कि मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं एक्टिंग के, लेकिन इट वाज़ माय फर्स्ट ट्राई एक्चुअली। देखते हैं, मैंने कहा। आप बताइए नसीब अपने बारे में, कुछ एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? खुरम भाई, एक्टिंग का ऐसा है कि मुझे एक शौक़ था एक्टिंग का नहीं, लेकिन मुझे लोगों के नज़रियात को समझने का, वो किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से उनके ख़यालात जो हैं उनकी ज़िंदगियों पर असर डालते हैं, इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका क्यूरियोसिटी सी होती रहती थी। तो एक्टिंग मुझे एक ऐसा शोबा लगा जिसके अंदर आप किसी के भी करैक्टर में जो है जाके उसकी फीलिंग्स को, उसकी थॉट्स को थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक काफ़ी जो है इस चीज़ का ज़रिया बना कि मैं एक्टिंग की तरफ आया। बिल्कुल, तो आपका जो पहले थॉट था जिस वजह से आप इस साइड पे आए हैं, बेसिकली वही रूट है एक्टिंग की, क्योंकि जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं दूसरों को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके किरदार को, तो फिर ही उसको अडॉप्ट कर पाते हैं ना। तो नसीब और दाऊद, बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं और ये कन्वर्सेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे होने वाली है। लेकिन अभी वक़्त हुआ है एक छोटी-सी फ़न एक्टिविटी का, एक गेम का। तो उस गेम को जब आप खेलेंगे, उसमें मूव करेंगे तो आप बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। इवन हमारे व्यूअर्स भी उसको बहुत एन्जॉय करेंगे। तो क्या ख़्याल है, चलें उस तरफ?
गेम वाला सीन तो नहीं था मुझे पता, लेकिन चले। देखें, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है जो हमने नहीं सोचा होता, वो हमारी ज़िंदगी में होता है। तो समझे कि आज वही मौका है। तो चलिए चलते हैं गेम की तरफ। जी, तो कार्ड्स मेरे हाथ में आ चुके हैं और मेरे सामने कुछ चीज़ें आप पड़ी देख रहे हैं, जिनमें कुछ मार्शमेलोज़ हैं और एक बॉल है जिसमें कुछ चिट्स हैं। और एक गेम खेलने वाले हैं हम मार्शमेलोज़ से मुताल्लिक। और गेस करें कि मार्शमेलोज़ से मुताल्लिक कौन-सी गेम हो सकती है? मुझे लगता है जीतने वाले को मिलेंगे मार्शमेलो। जीतने वाले को मिलेंगे आप नहीं, ये नहीं है। कुछ और गेस ओके। करें। मेरे ख्याल से खुरम भाई ये मार्शमेलोज़ जो ज़्यादा खाएगा वो जीत जाएगा। देखिए जो भी गेम है मार्शमेलो से मुताल्लिक इस बॉल में चिट्स पड़ी हैं। ठीक है, आप एक चिट को चूज करें, देन वी विल डिसाइड कि कौन सी गेम खेलने वाले हैं। प्लीज। थैंक यू। चलिए देखते हैं जी आपका क्या इनाम निकला है आज। अच्छा जी, इसमें ये लिखा है कि आपको मार्शमेलो से अपना मुंह भरना है पूरा, ठीक है? तो मुंह भर के आपको मैं कुछ डायलॉग्स बताऊंगा और उस डायलॉग को आप बोलेंगे। खुरम भाई इसको स्किप कर सकते हैं हम? हाँ जी, स्किप इस सूरत में कर सकते हैं जी कि आप इस बॉल में से कोई और चिट उठा लीजिए। अब उसमें अगर कोई हार्ड निकल आई तो फिर वो आप जिम्मेदार हैं। नहीं नहीं ये चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं दाऊद से। दाऊद, ये आपके हवाले आपकी फेवरेट मार्शमेलोस। अब आप जाने और मार्शमेलोस जाने, क्या करेंगे आप? क्वांटिटी इतनी लेनी है आपने कि फिर मुंह भर जाए और फिर आपसे बोला ना जाए। अच्छा, जल्दी जल्दी करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मेरे पास डायलॉग रेडी है आपके लिए जो आपने बोलने हैं, तो खाना शुरू कीजिए। ले जी व्यूवर्स, अभी दाऊद भाई मार्शमेलो से स्टफ कर रहे हैं अपना मुंह और थोड़ी देर में ये आपको डायलॉग बोल के दिखाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो दो नहीं करें। दो और जा सकते हैं। दो और जा सकते हैं। बल्कि ये तो पूरा बॉल आप खा सकते हैं। राइट। ले जी, डायलॉग बताते हैं हम दाऊद भाई को। दाऊद भाई ने बोलना है जी, मैं पौधों से बात तो करता हूं लेकिन वो जवाब नहीं देते। डायलॉग याद हो गया आपको? मैं पौधों से बात तो करता हूं लेकिन वो जवाब नहीं देते। मैं पौधों से बात तो करता हूँ लेकिन वो जवाब नहीं देते। आपने मुंह नहीं भरा। नहीं 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 नहीं, ये बेईमानी है। ठीक है, जरा इसको अच्छी तरीके से भरिए ताकि, हाँ जी, इसको अभी निकलना नहीं है आपने, बाद में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप निकलिए इसका। ठीक है, राइट। आपका डायलॉग है जी, मैं पौधों से बात तो करता हूं लेकिन वो जवाब नहीं देते। मैं बात नहीं कर पा रहा। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए ना। मैं पौधों से बात तो करता हूं लेकिन वो जवाब नहीं देते। मैं पौधों से अब मेरा ख्याल है पौधों की बजाय आप भी जवाब नहीं दे रहे हमारी बात। लास्ट ट्राई कर सकते हैं। हाँ? मैं पौधों से बात तो करता हूँ लेकिन वो जवाब नहीं देते। मैं पौधों से बात करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो जवाब देने की कोशिश नहीं करते। शाबाश, तालियां भाई के लिए, दाऊद भाई के लिए। अब अभी आप इसी पोजीशन में रहेंगे। एक और है आपके लिए। जी 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 जी, राइट। आपने बोलना है कि जी जूम मीटिंग आज है आपकी। जूम मीटिंग आज है आपकी। जूम मीटिंग आज है आपकी। और आप आधे मार्शमेलोस खा चुके हैं। चलिए जी, अब बॉल जाएगा नसीब की तरफ। नसीब, आप अब हमें बोल के दिखाएंगे मार्शमेलोस के साथ। और अब मैं नजर रखूंगा। मैं चीटिंग नहीं करता दाऊद भाई। ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर। यस। जी 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 जी, जरा अभी मुंह में रखिएगा इनको। श्योर। 3 4 Continue. I have eaten 6, bro. राइट। चलते हैं अपने डायलॉग की तरफ। लिखा है जी, इसलिए तो शमून साहब मैं आपके पास आया हूं। जी 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 बोलिए।
जरा आपने उस तरह बोलना है जिस तरह से इन्होंने बोला था आपको, पूरे दहशत के साथ मलिक साहब के स्टाइल में। आपने अब मलिक साहब के स्टाइल में बोलना है, इसीलिए तो शमोन साहब मैं आपके पास आया हूँ। इसीलिए तो शमोन साहब नहीं मैं नहीं आपके नहीं, पास दहशत के साथ कर रहा हूँ, पर्सनालिटी मलिक साहब की। इसलिए तो शमोन साहब मैं आपके पास आया हूँ। और आप दुख आ गए नहीं खा गए नहीं नहीं, एक और आपको लेना पड़ेगा। ये खुरम भाई ऑलरेडी मुंह में है। ईमानदार गवर्नमेंट सामने ऑफिसर वाली जगह बने। खाली लग रही है मुझे, प्लीज प्लीज। तो वहां से तो आवाज बाहर आ रही है। यही तो गेम है एक्चुअली। चलें जी, ये एक बार और बोलना है आपने, इसीलिए तो शमोन साहब मैं आपके पास आया हूँ। इसीलिए तो शमोन साहब मैं आपके पास आया हूँ। ना नेक्स्ट। अच्छा किया आप मेरे पास आ गए। जी आपका डायलॉग है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में मार्शमेलो। तो मुझे बताइए कि इस हिसाब से फिर ऊंट कौन हुआ, मार्शमेलो तो आपके मुंह में है। थे। या ये कह लीजिए। ये दाऊद भाई आप पे आ गए। सही बात। नहीं देखिए ये सारी फन के लिए बातें। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आपने इस गेम में पार्टिसिपेट किया है। खा सकता और हूं मैं? अभी आप खा सकते हैं। थैंक थैंक यू सो मच इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत फन रहा, बहुत मज़े की रही गेम। यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम बहुत ही अहम पार्ट की तरफ जाने वाले हैं, जो कि हमारी शॉर्ट फिल्म का पहला हिस्सा है। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म की तरफ, जुस्तजू जिसका टाइटल है, और हम उसका फर्स्ट हाफ देखते हैं। तो क्या बोला डॉक्टर ने? कहना क्या है डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स का क्या है, कुछ भी कह देते हैं। क्या हुआ, मुझे कुछ बताओ तो सही, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ ठीक है, होना क्या है? डॉक्टर्स ने कहा मेडिकेशन के बाद भी कोई फर्क खास नजर नहीं आ रहा, लगता है सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या सर्जरी? हाँ हाँ डॉक्टर्स का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आपको बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं। कैसे ना हूँ परेशान यार। खैर तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। हाँ डॉक्टर्स का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है भाई, वो डॉक्टर है, कोई पागल थोड़ी है जिसने आपको सर्जरी के लिए बोला है। हाँ हाँ मुझे क्या होना है, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है सर्जरी करवाने की। कुछ नहीं होगा, आप समझते क्यों नहीं? और वैसे भी पैसे नहीं है हमारे पास सर्जरी कराने के लिए। पैसों की फिक्र तुम नहीं करो, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, तुम बस अपना ख्याल रखो। क्या ही जरूरत है सर्जरी की, पैसे तो हमारे पास वैसे भी नहीं है। आप छोड़े ना, पता नहीं मेरी जिंदगी शायद इतनी ही हो, बिला वजह कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं कहती हूँ सब कुछ खुदा पे छोड़ दें। क्या मतलब सब कुछ खुदा पर छोड़ दो? खुदा ने इंसान को अक्ल भी इसीलिए दी है कि वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके वो कर सके जो उसके लिए बेहतर है। और अगर हम सब कुछ खुदा पर छोड़कर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तो तुम्हारे ख्याल में ये अक्लमंदी है? देखो, दुकान से भी हमें सिर्फ आटा ही मिलता है, उसकी रोटियां तो हमें खुद ही बनानी पड़ती हैं। अच्छा छोड़े ना, आप क्या फालतू की बातें सोच रहे हैं? वैसे भी डॉक्टर्स का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं होता परेशान, तुम बस अपना ख्याल रखो। और जहाँ तक बात पैसों की है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, ठीक है? ओके, बाय।
दाऊद भाई, क्या पर्सनैलिटी लग रही थी मलिक साहब के रोल में आपकी, और आप तो वाकई रियल में मलिक साहब लग रहे थे। कैसा लगा आपको उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए? इट वाज़ अ फन। मुझे एक्चुअल में लगा था कि काफ़ी आसान है ये, लेकिन जब इसे हमने करना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे नई हैं जो अडॉप्ट करनी पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल टोन जो कि मुझे लगा था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब करने लगे हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ी थी। बिल्कुल, हर किरदार की ना एक अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें अपने तरीके से हुँ, हुँ। उसको अपनी मतलब असल जो पर्सनैलिटी है उससे हट के किसी किरदार को करना वो बहुत मुश्किल होता है। और एग्ज़ैक्टली। मेरे ख़्याल में आपने बहुत ज़बरदस्त निभाया। आप बताइए नसीब भाई, आपको उस कैरेक्टर को प्ले करना कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो कैरेक्टर, एक सीरियस कैरेक्टर था। और जो चैलेंजेस मुझे उसमें थोड़े से ये लगे थे कि क्योंकि वो एक बहुत ही सीरियस और इंटेंस सीन था जहाँ पे उसकी जो वाइफ है कैरेक्टर की, शी इज़ सिक, और उसको जो है वो एक कश्मकश सी में मुब्तला है कि अब वो क्या करे। तो उस चीज़ को, उस एक्सप्रेशन को, उस फ़ील को अपने अंदर लाना, पहली तो ये बात कि मैं अनमैरिड हूँ, तो इस फ़ील को लाना कि मेरी कोई बीवी है वो एक थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी था चैलेंज था और या अच्छा लग रहा था? अच्छा भी लग रहा था और चैलेंजिंग भी था। शहज़ाद भाई, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट जो प्रोडक्शन के दौरान आपको लगा हो, प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। डिफ़िकल्ट पार्ट सबसे पहले तो ये था कि मैं बार-बार डायलॉग भूल जाता था। तो मुझे बार-बार टेक देने पड़ते थे। और सबसे बड़ा जो फ़न फैक्ट था वहाँ पे वो ये था कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तो अब मलिक साहब ने गाड़ी चलानी थी। फिर हमने क्या किया, मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे और पीछे से धक्का लगाया जा अरे! रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, काफ़ी फ़नी भी था। हुँ। और मलिक साहब यंगो पे आ रहे थे। अच्छा, ऐसा हुआ था? मुझे तो लगा कि कोई असल में मलिक साहब आ रहे हैं और वो बड़ी ठाठ-बाट के साथ आ रहे हैं, और आप उस कैरेक्टर में अपीयरेंस आपकी बहुत अच्छी लगी है। थैंक तो यू, मैं आपको उसके लिए कांग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ दोनों को, बहुत अच्छा थैंक यू। काम था। तो आपने नहीं बताया कि हार्डेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? खुरम भाई, मेरे लिए हार्डेस्ट पार्ट ये था कि जो मेरा रोल था उसको एक ही जगह पे बैठना था पूरे उसमें फ़िल्मिंग के दौरान। तो मेरे लिए जो है वहाँ पे बैठना जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड पार्ट ऑफ द फ़िल्मिंग था। तो आई थिंक ये मेरे लिए जो है राइट। हार्डेस्ट पार्ट। अच्छा नसीब भाई और दाऊद भाई, मुझे पता चला कि प्रोडक्शन के दौरान आप मिले तो फर्स्ट टाइम ही थे, लेकिन आपस में कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट आपकी हो गई कि आप बहुत एक दूसरे को मजाक कर रहे थे। वो उस सिचुएशन के बारे में कुछ बताएं जरा। जी, जी, वैसे तो मतलब फ़र्स्ट टाइम मिले थे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इनको देखा तो बिल्कुल एक सीरियस लुकिंग, और मुझे लगा कि यार पता नहीं किस तरह काम मारेंगे करेंगे। है ना? हाँ, मलिक वाक़ई साहब आ मलिक गए। वाक़ई मलिक साहब लग रहे थे, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसे लगा कि शायद जो है मुश्किल होगी काम करने में, लेकिन जब हमने काम किया साथ तो इज़ सच अ मतलब वंडरफुल पर्सन, फ्रेंडली वाइब है बहुत ज़्यादा इनकी, और इनके साथ काम करने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, और काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त। हमने फ़न भी क्रिएट किया सेट के ऊपर। लाइक दाऊद भाई, आप भी बताइए प्लीज। आपके मुंह से भी हम सुनना चाहते हैं कि आप उस चीज को कैसे फील कर। मेरे लिए काफ़ी ये एक अच्छा टाइम था। सबसे पहले एक तो मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था। राइट। सेकंड ये कि मेरी एक्टिंग ही फर्स्ट टाइम थी। मैंने ये पहली दफ़ा रोल किया है। एक्टिंग में ही मेरी फर्स्ट एक्टिंग थी। वाह, पहली बार में आपने तो कमाल कर दिया। मेरे अंदर थैंक यू। एक मुझे ये था कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह के कोलीग्स होंगे, ठीक है, जो मेरे को-एक्टर हैं वो किस तरह के होंगे, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। That's great. मैंने तो बहुत एन्जॉय किया। हाँ बिल्कुल, और जब सब कोऑपरेटिव हों और सब इन्वॉल्व हो रहे हों एक दूसरे के साथ, फ्रीली हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। और एग्ज़ैक्टली। सेम एक्सपीरियंस आपने किया है। तो जब हम दोस्त बैठे हैं तो डिस्कशन तो हमारी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि दोस्त बैठे हों तो बातें ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही। बिल्कुल। तो यकीनन हमारे व्यूवर्स भी इस जुस्तजू में बैठे होंगे कि जुस्तजू का अगला पार्ट जो है वो कैसा होने वाला है। तो हुँ। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं जुस्तजू का सेकंड हाफ।
कैसे हैं आप शमाउन साहब? तो शमाउन साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब, आप बताएं कैसे आना हो? क्या बात है आपकी, वक्त की बड़ी कदर करते हैं आप। इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी काम की बात। नहीं नहीं मलिक साहब, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि आज आप खुद चल कर आए हैं तो कोई ज़रूरी बात ही होगी। क्या कहने आपके, बगैर कहे बातों को समझ जाते हैं आप। वैसे मैं आपसे एक चीज़ पर नाराज़ हूँ। क्या चीज़? ना आपने चाय पूछी ना पानी, आखिर मेहमान हूँ मैं आपका। जमाल साहब के लिए एक चाय लाना। तो शमून साहब, आप पूछ रहे थे मैं किस सिलसिले में आया हूँ। जी मलिक साहब, हुक्म करें। आपको याद होगा वो रेलवे ट्रैक के पास वाली ज़मीन, कौन सा रेलवे ट्रैक? गांव वाला। अच्छा हाँ हाँ, याद आया। लेकिन वो ज़मीन तो शायद आपने पहले भी ख़रीदने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो किसान उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। ठीक कहा, लेकिन अब वो किसान नहीं रहा। अब वो ज़मीन उसकी बीवी और बच्चों के पास है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जाली कागजात बनाएं जिस पर आप ये लिखें कि किसान ने मरने से पहले वो ज़मीन मेरे नाम कर दी। लेकिन मलिक साहब ये तो गलत है। उसके बीवी और बच्चों का क्या होगा? इस ज़मीन के अलावा उन लोगों के पास है ही क्या? शमाउन साहब, अब क्या गलत और क्या सही, मुझे तो ज़मीन मिल जाएगी ना, और इससे आपका भी तो फ़ायदा है। लेकिन मलिक साहब ये तो गलत है। अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ ज्यादती कैसे कर सकते हैं? शमाउन साहब, अब करनी तो पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप मुझ पर दबाव डालकर मुझे कुछ गलत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखिए शमाउन साहब, मजबूर तो सभी हैं, मैं भी, आप भी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे पता चला कि आपकी बेगम की सर्जरी है, ठीक कहा ना? लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? अब क्या कहें शमाउन साहब, हम मलिक हैं, हमारी नज़र हर जगह होती है, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। देखिए मलिक साहब, मैं आपको अपना जवाब पहले ही दे चुका हूँ। मेरी तरबियत और मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी के साथ नाहक करूँ। शमाउन साहब, क्या कर रहे हैं आप? आपको किसान के बीवी बच्चों की तो बहुत परवाह है, अपना सोचें। कब तक इस चार दीवारी में ज़िंदगी गुजारेंगे? आपकी बेगम, उनकी सर्जरी, मैं सोच रहा था कि उनकी सर्जरी किसी प्राइवेट अस्पताल में कराई जाती। अब फैसला आपके हाथ में है, मुझे उम्मीद है आपका फैसला हाँ में होगा। चलिए चलता हूं मैं। अरे 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 मलिक साहब, क्या रंग बदला आपने। पहले तो आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर अचानक आप वैशी मूड में आ गए। बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। अकॉर्डिंग टू द करेक्टर ये सॉफ्ट टू हार्ड है, ठीक है। पहले प्यार से समझाया गया है और फिर प्रेशराइज किया गया है उसे, जो ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर है उसे। तो मलिक साहब सॉफ्ट से हार्ड पे आए हैं। पहले उसने कोशिश की है कि मैं किसी तरह से इसे बहला फुसला के अपना काम निकलवा लूँ, जी जी जी, लेकिन एट द एंड जो है वो उसने फिर अपनी पावर भी दिखाई है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिनेरियो था। इसके साथ साथ एक बात जो है मुझे वो थोड़ा सा परेशान कर गई है कि उसका कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ जब क्लोजिंग हुई है इस मूवी की, कि शमोन क्या करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा या फिर अपने फेथ पर कायम रहेगा। उसकी बीवी का जो सिचुएशन है वो बीमार है और उसको पैसों की भी ज़रूरत है। क्या वो उसकी खातिर, फैमिली की खातिर जो है वो गलत काम करने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर उसको नो कहेगा।
आप बताइए कुछ इस बारे में। एक्चुअली में इसको ओपन एंडेड भी इसीलिए रखा गया है कि एक चॉइस जो है हम उसको हाईलाइट करना चाह रहे थे इस मूवी के अंदर कि वो चूज़ क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमेशा चॉइस का ऑप्शन जो है वो खुला रहता है कि हम किस तरफ जाते हैं, क्या हम अपने फेथ को चूज़ करते हैं या फिर जो हमारे दुनियावी चैलेंजेस हैं उनकी वजह से हम अपने फेथ को छोड़ देते हैं। तो आई थिंक जब हम बीइंग अ माइनॉरिटी हमें रियल लाइफ में ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उस चॉइस को जो है हम हाईलाइट करना चाह रहे थे कि आप क्या चूज़ करते हैं। राइट, इससे मुझे ना एक छोटा सा वाकया मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, म्यूज़िक प्ले भी करता ओके। हूँ, गाता भी हूँ। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं म्यूज़िक टीचिंग करूँ। ये काफ़ी 10-12 साल पहले की बात है। मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था एक टेलीविज़न में, और तो मैंने सोचा कि अगर मैं म्यूज़िक टीचिंग करता हूँ तो जॉब का टाइम कम हो जाएगा, बेहतर इनकम हो जाएगी उससे। तो एक स्कूल में गया, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पहले उसका टेस्ट लिया, देन इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा आपका कोई एक्सपीरियंस है? मैंने कहा नहीं है जी। उन्होंने कहा हम नहीं रख सकते आपको। ओके। दूसरी जगह गया, उन्होंने पहले टेस्ट लिया, टेस्ट में पास हो गया, फिर इंटरव्यू पे गया। उन्होंने कहा आपका एक्सपीरियंस है स्कूल का? मैंने कहा जी नहीं है, फिर रिजेक्ट। किसी दोस्त ने कहा कि भैया 2-4 साल का एक्सपीरियंस सीवी में डालो और जो है ना आपका काम हो जाएगा। मैं कहा भाई जब मैंने किया ही नहीं काम तो मैं कैसे सीवी में डाल सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। तो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट पे मुझे जॉब मिल गई। लेकिन खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग क्या हुई, मुझे विद इन 6 मंथ्स पता चल गया कि ये काम मेरे लिए नहीं है। तो मैं वापस अपने स्टूडियो के काम की तरफ आ गया। तो अल्टीमेटली किसी तरफ से अगर हमें सक्सेस नहीं हो रही, तो जब हम अपने फेथ पर कायम रहते हैं तो अल्टीमेटली खुदावंद की तरफ से हमें कामयाबी हासिल होती है, क्योंकि उसका वादा है कि वो अपने लोगों के साथ रहेगा और जो कुछ भी उनकी ख्वाहिशात हैं, उनकी मुरादें हैं, उनको पूरा करेगा। बेशक। तो इसी से एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि मसीही होते हुए जब मुश्किल औकात हम पर आते हैं, तो हम अपने बिज़नेस और उसके साथ-साथ अपने फेथ में से किस चीज़ का इंतखाब करते हैं? हमें तो ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँगा, आपको भी पता होगा। लेकिन अब भी वक़्त है कि हम कुछ व्यूअर्स से, कुछ ऑडियंस से जाके पूछें कि उनके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो कादर मुतलक अगर नाराज़ हो जाए तो कारोबार बच ही नहीं सकता। इसलिए मेरी ऑप्शन यही होगी कि मैं ईमान पे खड़ा रहूं और उसकी तरफ तकता रहूं, खुद ही बचा लेगा वो। बाइबल में हमें पौलुस की ज़िंदगी से ये मिलता है कि वो कारोबार करने के बारे में भी तालीम देता है। वो खैमादोज़ी भी करता था और लेकिन साथ में खुदा की खिदमत भी करता था। तो अगर तो मुमकिन हो तो हम ज़रूर अपने कारोबार भी करें, कामकाज भी करें और साथ खुदावंद की खिदमत भी करें। लेकिन अगर मुमकिन हो कि हमें इनमें से किसी एक को चुनना पड़े, तो अगर हालात ऐसे हों कि हमें सिर्फ खुदावंद की खिदमत ही करनी है, तो उसके लिए हमें इसी को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। लेकिन हमें साथ साथ अपनी फैमिली को भी देखना है। ये उस सूरत में है जब खुदा हमें पूरी कन्विक्शन दे कि हमें क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने ज़िंदा खुदावन को मानते हैं। वो हमारा ज़िंदा खुदावन, वो हमारे साथ है। हम अपने ईमान को तरक करके नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है, वो हमें ज़रूर कामयाबी देगा। एक मसीही होते हुए हमें दोनों चीज़ें चुननी चाहिए। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि कबूतर की मानंद भोले बनो और सांप की तरह होशियार रहो, तो हमें होशियार होने की भी ज़रूरत है, बेदार रहने की ज़रूरत है। जब हम होशियार और बेदार रहेंगे, हम अपने अकीदे का भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अपने कारोबार को भी अच्छी तरह चला सकेंगे। नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि हम ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं, तो हम ज़िंदा खुदा से मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर मुहैया करेंगे। वो यहोवा यरीह मुहैया करने वाले हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो ईमान को चुनूंगा, कारोबार को नहीं। अच्छा, जब हम व्यूअर्स के ओपिनियन सुन रहे थे इस बात पे, तो मोस्टली लोगों ने यही कहा कि हमें अपने फेथ को चूज़ करना चाहिए बिजनेस पे। तो ये बात काफ़ी पॉजिटिव है। उनका कहना ये था कि देखें, फेथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेट तो फेथ ही है ना, क्योंकि अगर हम ईमान में मजबूत होंगे तो सोर्स हमारा खुदावंद है, और जब खुदावंद हमारा सोर्स है तो एवरीथिंग ही विल प्रोवाइड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र भी करते हैं। और कुछ लोगों की बातों से कुछ ऐसा लगा कि वो ये कहते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अगर पैसे का मामला है या अपने रोज़गार का मामला है, तो
किसी हद तक हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई कारोबार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप बिज़नेस को भी आप सच्चाई से करें, ठीक है? तो आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स में या अपने वर्क प्लेस पे, हर जगह पे, ठीक है? ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, और ट्रस्ट बिल्ड करके जब आप बिज़नेस को करते हैं तो फिर वो ज़्यादा फ्लरिश करता है। आप बताएं, आपकी क्या ओपिनियन है नसीब भाई? बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बल्कि मैं आपको एक सॉरी रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि हमारे एक करीबी हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो शॉप अपनी खोली हुई है, और वो रिपेयरिंग का काम करते हैं बेसिकली। तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो बाकी सबसे जो है ज़्यादा हैं, सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि वो कहते हैं यार ये आदमी झूठ नहीं बोलता। जितने भी पैसे होंगे, जिस चीज़ का जितना भी जो है वो आता होगा, जो उनके भी मजदूरी वगैरह जो भी बनती है, वो कस्टमर को साफ साफ बता देते हैं कि ये इसकी जो है ये कॉस्ट है, और इतनी जो है ये मेरी सर्विसेज के पैसे हैं। वो बिल्कुल क्लियर कट, और लोग फिर उसको जाके वेरीफाई करते हैं दूसरी दुकानों से, तो उनको पता चल जाता है, और वो बिल्कुल काम भी जो है अच्छे से करता है, और खुदावंद ने उसके कारोबार में बरकत डाली है। बिल्कुल, देखिए अब वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तो उसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। आप अपने कुछ ओपिनियन दीजिएगा प्लीज़ दाऊद भाई। अब मुझे आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं यही पूछ रहा था कि जो ओपिनियन लोगों से मिली है हमें कि हमें फेथ के ऊपर जो है बिजनेस को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, ठीक है? तो आप बताएं कि हमें बेसिकली किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए, मेरे मुताबिक तो जब आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हो, तो जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं, वो रुपया, पैसा, कारोबार है, कुछ भी है, वो फिर आपके लिए अहमियत नहीं रखता। तो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी लगती है पौलुस रसूल की बात है। वो बोलते कहते हैं मैंने अपने नफ़ा की सब चीज़ों को कूड़ा समझा है, वाह! और मेरे लिए जीना मसीह है और मेरे लिए मरना नफ़ा है। वाह! कि अगर मुझे जीना है ना, तो मैंने वो मसीह में जीना है, और अगर मैं मर जाता हूँ ना, तो वो मेरे लिए प्रॉफ़िट है। प्रॉफिट है, वाओ! तो अमेजिंग। इट्स अ थिंग एक्चुअली। तो That's अगर great. आप बीइंग अ मसीही दुनिया में रह रहे हो, जैसे कि हम मिनॉरिटी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हमें जब हम घर से निकलते हैं काम के लिए, तो मेरे ख़्याल से हम क्रिश्चियनिटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से हम मसीह को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो जी, वो जी, एक जी। झलक हमारे से नज़र भी आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ख़्याल है? बिल्कुल, कलाम कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो अगर हम में से क्राइस्ट नज़र आता है तो फिर हम क्रिश्चियंस हैं ना? एग्ज़ैक्टली। ठीक है? बिल्कुल। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस हमें मसीह को अपने अंदर से दिखाना है। और फिर वो खुदा के कलाम की आयत है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाज़ी की तलाश करो, एग्ज़ैक्टली। तो बाकी सब चीज़ें तुमको मिल जाएँगी। ऐसे ही। ये प्रॉमिस है उसका। हाँ जी। और एक और बात मेरे ज़हन में ये आ रही थी कि जब हम अपने कारोबार में मतलब सच्चाई पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अपने फ़ेथ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं तो हमारा स्टेक इतना हाई नहीं होता। हमारा जो नुकसान हो रहा होता है शायद वो बहुत लिमिटेड हो। लेकिन जब हम डैनियल की किताब में देखते हैं चैप्टर 2 में, तो वहाँ पे सदरक, मीसक, अबदनजू का स्टेक बहुत हाई था, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। हमें तो शायद हमारी जान नहीं जा रही होती ना, ठीक है? लेकिन फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन उनकी जान जाने वाली थी, ठीक है? अनाउंस कर दिया गया था ना कि वो जो है उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी परवाह नहीं की। डू और डाई सिचुएशन थी उनके लिए। बिल्कुल। एक और बात मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि सदरक, मीसक और अब्दुन्नजू से हालाँकि उनकी पहचान ही छीन ली गई। उनके असल नाम कुछ और थे, जो हिब्रू नेम्स थे, ठीक है? लेकिन उनको बदल के उनके नए नाम रखे गए, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान पर कायम रहे। ऐसे। और उसके बाद उनको पता था कि उनको मार डाला जाएगा, उन्हें आग की भट्टी में जलाया जाएगा, फिर भी वो उस अपने ईमान पे, अपने फ़ेथ पे कायम है। और फिर उनके ईमान पे कायम रहने का नतीजा क्या निकला? खुदावंद यीशु मसीह खुद उस आग में उनके साथ मौजूद था। कैसी खूबसूरत बात है, और बादशाह हैरान है। बादशाह हैरान है कि जी हमने तो 3 अशख़ास को डाला था आग में, ये चौथा शख्स कौन है? तो यकीनन जब हम अपने ईमान पे कायम रहते हैं, अपनी कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं खुदावंद के साथ, तो खुदावंद जो है फिर उस दुआ का जवाब भी देता है। क्या ख़्याल है आपका? बेशक ऐसे ही है। और खुरम भाई, मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें। अभी ऑडियंस के ओपिनियन देखे और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया हूँ और शॉक्ड हूँ मैं ये चीज़ देख के
कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपने फेथ पर कायम रहना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, ठीक है, और हमें लालच नहीं करना है। तो ये सब तो हमें पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है, ठीक है, और हम जो हालात जा रहे हैं उसके अंदर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अच्छे मसीही भी दिखते हैं और साथ साथ जो है ना वो अपने नफ़े की तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो बाइबल में लिखा है कि नीम गर्म हो जाते हैं, ना वो गर्म रहते हैं ना वो सर्द रहते हैं, तो वो बीच में कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ना वो एज अ क्रिश्चियन नहीं होनी चाहिए। या तो फिर मसीह को चुन लो या जो है वो दुनिया वाली साइड पे हो जाओ। तो ये जो हमारी शॉर्ट फिल्म है इसमें जो शमाउन साहब का करैक्टर है वो भी यही है कि वो एक जुस्तजू में है, एट द एंड वो एक ओपन एंड है, कुछ भी डिसाइड नहीं उसने किया अभी। वो भी सोच ही रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने फेथ पे कायम रहूं या मैं अपनी वाइफ की कंडीशन देखते हुए जो है वो अपने फेथ के अगेंस्ट चला जाऊं। इतनी सी तो बात है ना, ज़रा सा तो डंडी मारनी है, कोई बात नहीं, बाद में सॉरी कह लेंगे। तो ये है हमारे लोगों के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शमौन का जो कैरेक्टर है, जो उसकी जस्तुजू चल रही है आखिर में, ये हमारे व्यूवर्स के लिए भी एक चैलेंज है कि हम ऐसी कंडीशन में, हम ऐसी सिचुएशन में जब होते हैं तो हमें क्या फ़ैसला करना है। इसीलिए उसको ओपन छोड़ दिया गया है कि आप खुद डिसाइड करें कि बीइंग बिलीवर आपको अपने ईमान पर कायम रहने का इंतखाब करना है या फिर आपको उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपको इब्लीस का साथ देना है या फिर खुदावंद यीशु मसीह में चलना है। क्योंकि अगर मैं अपना थॉट उसके बारे में दूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके शमून से मुतल्लिक, उसकी वाइफ से मुतल्लिक, कि अल्टीमेट हीलिंग तो खुदावंद की तरफ से है। हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, हम फिजिशियंस को कंसल्ट करते हैं, बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल ढूँढते हैं ऐसी सिचुएशन में ना, ठीक है? लेकिन अल्टीमेट जो हीलिंग है वो हमारे खुदावंद से आनी है। क्योंकि ऐसा भी तो हो जाता है ना कि बाज़ औक़ात हमें कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है, ऐसा फिज़िशियन मिल जाता है, जो हमें मिसगाइड करता है। शायद वो अपने मुफ़ाद के लिए जो है आपका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग करता रहे, ठीक है? वो कहते हैं कि जी हमारे पैसे बनते रहें और इनका ट्रीटमेंट लंबा होता रहे। लेकिन अगर वो खुदावंद की तरफ से हीलिंग मंज़ूर हो गई ना, तो एक ऐसा फिज़िशियन, एक ऐसा डॉक्टर आपको मिलेगा, जो आप की प्रॉब्लम्स को जो है वो जड़ से ख़त्म कर देगा। तो बात ये है, हमारा पर्पस भी इस प्रोग्राम को करने का यही है कि हम इस बात को जानें कि खुदावंद के साथ चलते हुए जब हम ज़िंदगी को जीते हैं तो हाँ, मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस में रहते हुए भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लेना, हमें दुनिया की सूरत पे नहीं ढल जाना, बल्कि हमें रेजिस्ट करना है। क्योंकि जब हम आजमाइश का मुकाबला करते हैं तो फिर उस पे गालिब भी आ जाता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच दाऊद भाई आने के लिए। एंड नसीब भाई, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और बड़ी दिलचस्प हमारी गुफ्तगू रही। आप दोनों का बात करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है और आपने कैरेक्टर जो प्ले किया है वो भी बहुत अमेजिंग था। और यकीनन जो बातें हमने उस शॉर्ट फिल्म में से सीखी हैं, जो डिस्कशन हमने इस प्रोग्राम में की है, वो हमारे व्यूवर्स के लिए जो है बरकत का बाइस हुई होगी। आपने कुछ सीखा होगा और जो बातें आप सीखते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स में से दूसरों को भी बताया करें। इस तरह आप जो है किसी ज़िंदगी को बदलने का वसीला बन सकते। तो व्यूवर्स, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते अगली शॉर्ट फिल्म का टीज़र देखते हुए जाइएगा। खुदा हाफिज़।